तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जानेंगे। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कौन कौन से। पहला प्रश्न है, बैंक दर बढ़ने पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है, ऋण सस्ता हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, ऋण महंगा हो जाता है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋण महंगा हो जाता है। यानी बैंक दर बढ़ने पर सामान्यतः ऋण जो है महंगा हो जाता है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। बैंक दर क्या होता है। बैंक दर, बैंक दर ये वह निश्चित ब्याज दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक यानी जो अपना आरबीआई है, ये वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण यानी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ये इससे देश में मुद्रास्फीति, महंगाई और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए तो किया जाता है इसका उपयोग। अगला प्रश्न है, बैंक दर किस प्रकार का मौद्रिक नीति उपकरण है। ऑप्शन है गुणात्मक, मात्रात्मक, राजकोषीय, व्यापारिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मात्रात्मक। जो बैंक दर है वो मात्रात्मक मौद्रिक नीति का उपकरण है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वह ब्याज दर, ये वह ब्याज दर है जिस पर कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई देश के वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देती है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट ये वह रेपो रेट यानी ब्याज दर है जिस पर कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेती है। ये होता है रिवर्स रेपो रेट। अगला प्रश्न, बैंक दर में वृद्धि का उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है। ऑप्शन, ऋण सस्ता करना, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करना, सरकारी खर्च बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। बैंक दर में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2018 या 26 जनवरी 2018। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के भारत में लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को लागू हुआ था। इसे एक बार संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में देश भर में शुरू किया गया था। इस प्रकार का कानून है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है। जीएसटी लाने का उद्देश्य क्या है। वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन है जीएसटी, सीमा शुल्क, आयकर, उत्पाद शुल्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयकर यानी जो इनकम टैक्स है, ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स है। आइए अब हम प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स सीधे व्यक्ति या कंपनी की आय और मुनाफे पर लगता है। जो प्रत्यक्ष कर होता है ये सीधे व्यक्ति या कंपनी की आय या फिर जो मुनाफा है इस पर लगता है। इसका भार किसी अन्य पर नहीं डाला जाता है। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। आइए अब हम इसके उदाहरण जानते हैं कौन कौन से हैं। हम आयकर यानी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर जानते हैं यानी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। यह वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री पर लगता है। इसका वित्तीय भार दुकानदारों से होते हुए आखिर में ग्राहक पर पड़ता है, तो बनता है अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स। इसके उदाहरण देख ले। अप्रत्यक्ष का डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है तो अपना जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी है, और उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी, ये सभी अप्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। अगला प्रश्न, सीमा शुल्क किस पर लगाया जाता है। ऑप्शन है आय पर, संपत्ति पर, आयात एवं निर्यात पर, वेतन पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क जो है लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय जो किसी देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य है उसको ही राष्ट्रीय आय बोला जाता है। इसके मुख्य माप में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी होता है। ये तीन इसके मुख्य माप है। आइए हम जानते हैं सकल घरेलू यानी जीडीपी क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी देश की सीमा के अंदर एक साल में बनी कुछ चीजों और सेवाओं के मूल्य को ही
सकल घरेलू उत्पाद इसके अंदर में आता है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, ये क्या होता है? देश के लोगों द्वारा देश और विदेश में एक साल में की गई कमाई और जो कुल आय, वो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, इसके फैक्टर क्या होता है ये? तो इसे ही वास्तविक रूप से कारक लागत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन जीडीपी इंटू जनसंख्या, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई जनसंख्या, राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या, जीडीपी डिवाइडेड बाई निर्यात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई जनसंख्या। यानी कुल राष्ट्रीय आय में टोटल जनसंख्या का भाग देते हैं तो हमको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? ये कितनी विधियां हैं? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य 3 विधियां हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं कौन कौन सी 3 विधियां हैं। पहला है उत्पाद विधि। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां 3 विधियां कौन कौन सी हैं? पहला उत्पाद विधि यानी प्रोडक्ट मेथड, इसमें सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को जोड़ा जाता है। आय विधि यानी इनकम मेथड, इसमें मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ को आपस में जोड़ा जाता है। जबकि व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें कुल खर्च और निवेश का हिसाब लगाया जाता है। अब उत्पाद विधि एवं मूल्य वर्धित विधि क्या होता है ये? उत्पाद विधि, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, इस विधि के अंतर्गत एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक कीमत की गणना की जाती है। अब आय विधि यानी इनकम मेथड, इसके अंदर क्या होता है? यह विधि उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली कुल आय के प्रवाह के आधार पर राष्ट्रीय आय को मापता है। व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या होता है? तो इस विधि में एक वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए खर्च को जोड़ा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? ऑप्शन है करेंसी नोटों का निर्गमन, साख नियंत्रण, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन करना, यह सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यह सभी। अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य हैं? यह करेंसी नोटों का निर्गमन करता है, साख नियंत्रण करता है, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन करता है। यानी ये सभी काम रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, जो रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति यह रिजर्व बैंक के द्वारा ही बनाई जाती है। स्थापना देखें तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। मुख्यालय तो महाराष्ट्र मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है वर्ष 1982, वर्ष 1985, वर्ष 1988 या वर्ष 1992। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1988 में हुआ है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में हुई है। आइए अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बारे में। इसकी स्थापना तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई है। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी करके इसे एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भाई इसके मुख्य कार्य जानते हैं। प्रतिभूति यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्य कार्य है, यह निवेशकों के हितों की रक्षा करता है, शेयर बाजार को विनियमित करता है, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने का काम करता है। अगला प्रश्न, भारत में आयकर की सूची का विषय है। तो ऑप्शन है राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, पंचायत सूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संघ सूची। ये भारत में जो आयकर है, इनकम टैक्स, ये संघ सूची का विषय है। भारत में इनकम टैक्स यानी आयकर संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची, ये लगातार जो 82वें विषय है इसके अंतर्गत आता है। इसके तहत इसी आय को छोड़कर सभी प्रकार की आय पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। आइए हम जानते हैं सूची के बारे में। तो संघ सूची ये केंद्र सरकार का विषय होता है। संविधान के किस भाग में? संविधान की 7वीं अनुसूची में। प्रविष्टि संख्या तो 82वें विषय के अंतर्गत आता है। ये अपवाद है, उसी से होने वाली आय पर केंद्र सरकार इनकम टैक्स नहीं लगा सकती है। अगला प्रश्न, भारत में कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आरबीआई, जीएसटी परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। यानी भारत में कृषि आय पर कर लगाने का जो अधिकार है वह राज्य सरकार के पास है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगी।
इसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।